अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो अगर हम स्टार्ट करें तो पाकिस्तान में बेसिकली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी देखा जाता है कि हम अपनी सेविंग्स को, अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो उसमें हमारे पास 2-3 मेजर ऑप्शन आती है। एक तो रियल एस्टेट, ठीक है? जिसमें आपको पता है पाकिस्तान में पिछले 5-6 सालों में रियल एस्टेट पे बहुत बूम रहा है, लेकिन अब एट द मोमेंट जो है मार्केट थोड़ी-सी डाउन है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट की तरफ से लोग निकल रहे हैं और सोच रहे हैं डिफरेंट एवेन्यूज़ को कि और कहाँ से वो जो है वो पैसे बना सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक मार्केट है, जिसमें आप शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो करते हैं और उससे जो है वो पैसे कमाते हैं। उसके अलावा गोल्ड है कि जैसे लोगों के पास कुछ सेविंग इकट्ठी होती है तो वो गोल्ड जो है वो बाय कर लेते हैं और ऑब्वियसली वो एक सेविंग, एक सिक्योर सेविंग है जो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती भी रहती है और ओवर द टाइम पीरियड जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो रेडिली आप उसे सेल कर सकते हैं। फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, उसमें आप जो है वो पैसे जो है वो रखवा देते हैं बैंक्स में और वहाँ से जो है आपको एक फ़िक्स रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आता रहता है। उसी तरह बाकी भी बैंक्स हैं कि अगर आप बाकी बैंक्स में जो है वो अपने पैसे रखवाते हैं तो वहाँ से भी आपको एक मुनासिब रिटर्न जो है वो मिलता रहता है। उसके बाद अभी जो आज हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड बेसिकली होते क्या हैं, उसकी क्या-क्या टाइप्स हैं, उसमें हम बात करेंगे। फिर हम थोड़े से 1-2 म्यूचुअल फंड्स को इन डिटेल देखेंगे कि उससे जो है वो क्या रिटर्न्स आ रहे हैं और मेजर मार्केट प्लेयर्स जिनके म्यूचुअल फंड्स हैं, वो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम म्यूचुअल फंड की बेसिक बात करें तो म्यूचुअल फंड जो है उसमें म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है? आप एज़ ए इंडिविजुअल, मैं आप अगर हम हमारे पास 50,000 या लाख रुपया है तो वो 50,000 या लाख रुपया हम मार्केट में लेके जाते हैं तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑप्शंस होती हैं। हम देखते हैं जी स्टॉक मार्केट की तो हमें नॉलेज नहीं है कि कौन सी कंपनी बेहतर काम कर रही है। बैंक बैंक में भी हमें 50 बैंक हैं, हमें क्या पता चलेगा कि कहाँ पे बेहतर रिटर्न मिल रहा है। ठीक है? तो हम एज़ ए इंडिविजुअल, एज़ ए लेमैन, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानते नहीं हैं क्योंकि हमारी रिसर्च नहीं होती। ठीक है? तो ऐसे सिलसिले में जहाँ पे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो मिल के एक पूल बनाते हैं, मतलब अपने पैसे जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उन पैसों को जो फंड मैनेजर कंपनी है, जिस तरह डिफरेंट बैंक्स हैं, कोई और बहुत सारी फंड मैनेजर कंपनीज हैं जो एक्चुअली इस काम के लिए ही बनी है कि लोगों के पैसे को इकट्ठा करती हैं। इकट्ठा करने के बाद उनको अपने प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं, जिसमें क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, सीएफएज होते हैं, ठीक है जी, और हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो इन फंड्स को मैनेज करते हैं और मार्केट में बेहतर रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, कीपिंग इन व्यू कि उसका उस पे रिस्क कितना है, उसको वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो रिटर्न आता है उसको, उस रिटर्न में से कुछ एक छोटा सा पोर्शन अपने लिए एज ए सर्विस फ़ी जो है वो रखते हैं और बाकी सारे का सारा रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर को पास आउट कर लेते हैं। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पूल करते हैं पैसा और उस पैसे को फंड मैनेजर कंपनी को देते हैं। जो फंड मैनेज कर रही होती है वो फंड मैनेजर कंपनी जो है उसको सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है और वहाँ से एक रेट ऑफ रिटर्न देती है जो वो इन्वेस्टर्स को वापस करती है। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में जैसा मैंने अभी बात की, कंस्ट्रेंट क्या होती है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है कि आप मार्केट के ट्रेंड को देख सकें, आप ये देख सकें कि कहाँ पे इस वक्त ज़्यादा रिटर्न है, किस इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा जो है वो रिस्क है और कितना उससे जो है आप वो पैसा कमा सकते हैं और कितनी देर में। फिर उसके बाद इन डेप्थ एनालिसिस, आप मतलब इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते। अब ऑब्वियसली अगर मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ और मैं जो है कोई आईटी का बंदा हूँ तो मैं फिगर्स को समझना मेरा इंटरेस्ट नहीं है और उन उस इंटरेस्ट की वजह से मैं उसको बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकता कि ठीक है, फ़ंड की क्या वैल्यू है, फ़ंड कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें रिस्क कितना है, ठीक है, और मेरा जो पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट का वो क्या है। फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें और उसके हिसाब से मुझे जो है वो कौन से मार्केट, कौन सी स्क्रिप्ट, कौन सी जो है सिक्योरिटी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से बैंक के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट के कौन से इंस्ट्रूमेंट, मतलब जैसा गवर्नमेंट भी जो है वो लोन लेती है तो वो किस लोन में मुझे जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो मैं नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फिर उसके अलावा ऑब्वियसली अगर चले मैंने एक दफ़ा इन्वेस्ट कर भी लिया
तो मार्केट जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है हर चीज़ की। ठीक है, बैंक्स हैं, बैंक्स का काइबोर ऊपर नीचे जाता है, जो पॉलिसी रेट है जिसके आसपास जो है, जिस तरह अभी करंटली जो है 18% चल रहा है, तो 18% का मतलब ये है कि ये 18% ओवर द टाइम पीरियड ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब आप अगर इसको एक्टिवली मॉनिटर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो है वो लॉस होगा। फॉर एग्जांपल आपको 18 से ये और 2 महीने में 15 पे चला जाता है, लेकिन आपको इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो 16 पे पूरे साल आपको 16% रिटर्न देगी, रेदर देन के आगे 3 माह अभी 18% मिल रहा है, 3 माह बाद 15 हो जाएगा और 6 माह बाद ये 12 पे चला जाएगा। सो ऐसे सिनेरियो में आप उसको एक्यूरेटली जो है वो मॉनिटर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपकी एबिलिटी नहीं है, आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, और एज इंडिविजुअल आपका ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी ओवर द टाइम पीरियड लूज़ हो जाता है, क्योंकि आपके ऑब्वियसली पैसे पड़े होते हैं, लेकिन आपको उससे जो है वो आप उसको विड्रॉ नहीं करते, या सरप्लस मनी होती है तो वो सरप्लस मनी को फिर बंदा सरप्लस तरीके से ही मैनेज करता है, उसको फुल फोकस जो है वो नहीं देता। उसके बाद इनएबिलिटी डिवर्सिफाई, इसका मतलब है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ऑप्शन तो ये है कि मेरे पास 1 लाख रुपया, मैं 1 लाख रुपये का 1 लाख रुपया जाके शेयर मार्केट में लगा देता हूँ। अब शेयर मार्केट जो है, शेयर बाज़ार, उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, वो प्राइसेस ऊपर नीचे चलती रहती है। अब जब प्राइसेस ऊपर नीचे चल रही हैं तो वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आप वहाँ पे 1 लाख रुपया लगाएं और नेक्स्ट डे कोई हड़ताल की कॉल आती है और जनाब मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट नीचे आती है और आपका जो लाख रुपया है वो 80,000 पे आ जाता है। ठीक है, तो इस इसीलिए आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपके पैसे इतने अमाउंट नहीं है कि आप उसको 25,000 को आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, 25,000 को आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, 25,000 को आप जो है वो बैंक के साथ इन्वेस्ट करें, जहाँ से आपको स्टेबल रेट ऑफ रिटर्न आए। तो आपके पास जो है वो इनएबिलिटी है डिवर्सिफाई करने की, मतलब एक से ज़्यादा इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ में आप अगर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ना तो टाइम है, ना आप उतना जो है वो उसको कंसिडर कर सकते हैं, ना उसकी जो है वो क्वालिफिकेशन है, ना उसकी एबिलिटी है कि अगर आप कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसको आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, जो कि नॉर्मली लोगों के पास नहीं होता। फिर उसके बाद आ जाता है अकाउंट ओपनिंग है, अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में अगर अकाउंट खुलवाना है तो एक लेंथी प्रोसेस है, आपने बैंक से वेरिफिकेशन करवानी है, उसके बाद आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो फॉर्म फिल करने हैं और सोर्स ऑफ इनकम देना है, बहुत सारे इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के बाद वो अकाउंट ओपन करेंगे, वहाँ पे आप पैसे डालेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, शेयर्स कैसे ख़रीदने हैं, उसकी ट्रेनिंग अलग है। ठीक है, तो ये एक लंबा लेंथी प्रोसेस है। फिर आपको पता लगता है जी आज अलाइड बैंक में रेट ऑफ रिटर्न बेहतर है, अच्छा मैं वहाँ से निकालूँ तो अब अलाइड बैंक में तो मुझे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो अब एक लेंथी प्रोसेस है और फिर उसमें आप देखते हैं यार मैंने पैसे तो मैंने सिर्फ 1 लाख रुपया, तो मैं इसको अब इसके लिए मैं जो है वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाऊँ अलाइड बैंक में, और फिर मैं जब तक खुलवाऊँ तब तक मुझे पता चले कि जी मेज़ान बैंक ने इससे बेहतर जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मार्केट में फ्लोट कर दी है। तो ऐसे सिनेरियो में ये बेहतर है कि आप एक एक्सपीरियंस म्यूचुअल फ़ंड को अपने जो है वो पैसे हार्ड अर्न मनी जो है वो आप दें और उसको वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कीपिंग इन व्यू आपका रिस्क, आपका रेट ऑफ रिटर्न, आपकी एपेटाइट फॉर जो है रिटर्न, उसके हिसाब से जो है वो डिसाइड करता है कि मैंने अपने पैसे जो है मैं आपके पैसे जो है वो उसमें कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा मैंने भी बताया कि म्यूचुअल फंड वाले के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपका गोल देखते हैं कि भाईजान आपका गोल क्या है, आप सेव क्यों करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने आपके पास पैसे 1 साल के लिए, क्योंकि उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई गाड़ी खरीदनी है या आपने कोई स्कूल की फ़ीस लेनी है, तो आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है। इस शॉर्ट टर्म गोल की को कंसिडर करते हुए आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है, आपके पैसे को म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है उसको ऐसी जगह पे नहीं लगाएगा जिसका रिटर्न ही 3 साल बाद आना। ठीक है, तो इसी में ये टाइम होराइजन भी कवर हो जाता है कि टाइम होराइजन ऑब्वियसली आप कितनी देर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें से आपको कितना रिटर्न चाहिए, आपको इकट्ठे पैसे 3 साल के बाद चाहिए, 5 साल के बाद चाहिए, 10 साल के बाद चाहिए, या फिर आपको अभी राइट अवे आपने एक पैसे इन्वेस्ट कर दिए और आपको रेगुलरली जो है वो रिटर्न आना शुरू हो जाए। तो इस तरह की डिफरेंट ऑप्शंस को वैल्यूएट करते हुए वो जो है मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है। फिर रिस्क टॉलरेंस है, रिस्क टॉलरेंस का मतलब ये है
कि ऑब्वियसली अगर मैं हायर रेट ऑफ रिटर्न चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट में इस वक्त 10-11% रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, तो मैं रेट ऑफ रिटर्न चाह रहा हूँ कि यार मुझे 18 से 20% तो मिलना चाहिए। अब 18 से 20% के लिए म्यूचुअल फंड के पास ऑप्शन होती है, वो क्या करता है, आपके 1 लाख रुपए को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, मतलब शेयर बाज़ार में जो है वो इन्वेस्ट करता है। और उस क्योंकि आपको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए तो ऑब्वियसली आपका रिस्क भी ज़्यादा होगा। जब रिस्क ज़्यादा होगा तो इसमें जो है वो वोलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने जो है वो आप चाह रहे हैं कि आप आप ज़्यादा जो है वो रेट ऑफ रिटर्न चाह रहे हैं, तो आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो भी ख़तरे में आ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप बिल्कुल उसको रिस्क नहीं लेना चाह रहे, आप कह रहे हैं कि भाई मुझे 10-12% ही मिलता रहे, मैं अपना प्रिंसिपल जो है उसको मैं बिल्कुल भी रिस्क में नहीं रखता, तो वो उस हिसाब से जो है वो आपके पैसों को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे ज़ीरो रिस्क हो या मिनिमम रिस्क हो। ज़ीरो रिस्क तो कहीं भी नहीं होता, ऑल्दो जिस तरह बैंक्स में भी आप पैसे रखते हैं तो वो भी ज़ीरो रिस्क नहीं होता। हाँ, लो रिस्क होता है कि ऑब्वियसली उसको वो बैंक के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस कम है, लेकिन ऑन पेपर हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। कोई बहुत हैवी पेनल्टी लग सकती है बैंक को, बैंक जो है कोई बहुत बड़ा फ्रॉड निकल सकता है, मतलब इस तरह के इश्यूज़ कोई भी निकल सकते हैं। सो रिस्क हमेशा रहता है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपका रिस्क जो है आप उसको कितना एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं और कितना आप जो है वो रिस्क ले सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट। म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले प्रोफेशनल फ़ंड मैनेजमेंट का मतलब है कि क्वालिफ़ाइड लोग आपके जो है वो अ, पैसों को मैनेज कर रहे होते हैं, क्वालिफ़ाइड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, बैंक्स का एक्सपीरियंस होता है, सीएफएज़ होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। इस तरह की बहुत सारी एसीसीएज़, मतलब यू नेम इट, जो भी बड़े ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है, जो इन्वेस्टिंग को समझते हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो बेनिफिट दिया किसी भी मद में, तो वो लोग जो हैं वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि वो म्यूचुअल फंड जो है वो डाइवर्सिफाई करता है आपके पैसे को, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट को भी लो एज ए लोन दे देता है। उसके अलावा जो है वो आपके बैंक्स में भी जो है वो बैंक्स के साथ भी रख के तो वो एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकता है। फिर उसके बाद अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये है कि आप इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें 5,000 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5 करोड़ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हर एक के लिए अफोर्डेबल है कि यार मैं मेरे पास 5,000 है तो क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? जी, आप कर सकते हैं। कुछ प्लान्स डिफरेंट होंगे, ऑब्वियसली कुछ प्लान होंगे जिसमें उन्होंने एक लोअर लिमिट लगाई होगी कि 1 लाख से कम या 10 लाख से कम आप इसमें नहीं रख सकते। नॉर्मली हर म्यूचुअल फंड में आप 5,000, 10,000, 50,000, लाख, कुछ भी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स पहले बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब ये टैक्स बेनिफिट जो है वो थोड़े से सिर्फ पेंशन फंड में सिर्फ जो है वो बेनिफिट रह गए हैं, जहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है कि अगर आप पेंशन फंड में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको कुछ टैक्स क्रेडिट या कुछ टैक्स की छूट जो है वो मिल जाती है। कन्वीनियंस का मतलब ये है कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड जो भी कंपनीज मैनेज कर रही हैं उनकी एटमोस्ट यही कोशिश है कि वो इस प्रोसेस को, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को आसान से आसान बनाए। और वो आप जैसे इंशाल्लाह हम आगे शेयर करेंगे कि अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कैसे आप घर बैठे अपने पैसे जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न पोटेंशियल है, ऑब्वियसली पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब क्वालिफाइड लोग आपके पैसे को, आपके फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं तो वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बहुत बेहतर हो। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, ऑडिट, एसईसीपी, स्टेट बैंक और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी सारी, उन्होंने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन जो है वो बनाए हुए हैं, जिसकी बेसिस पे प्रोसीजर पाकिस्तान में जो प्रोसीजर है ये इन्वेस्टमेंट का, वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। आपको जो है वो अगर आपने 5,000 इन्वेस्ट किए हुए हैं तो आपको उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपने 5 करोड़ इन्वेस्ट किए हुए हैं तो आपको उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, और उसकी कैलकुलेशन को आप इजीली जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, आप जब चाहे इसको अपनी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मतलब कुछ फंड्स हैं जिनमें आप ऐसा करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर फंड जब हम इनकी टाइप्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन होती है। तो उसके बाद चॉइसेस ऑफ स्कीम्स, मतलब डिफरेंट किस्म की स्कीम है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म,
एक्यूमुलेटेड आपको पैसे मिलेंगे, इकट्ठे 3 साल बाद 5 साल बाद इकट्ठे पैसे मिलेंगे, या फिर आपको मंथली रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, या फिर जो है आपको आपके पैसे जो हैं वो आपके यूनिट्स में ही ऐड होते जाएंगे और आप उसको जो है वो जब चाहे बेच सकते हैं। वेल रेगुलेटेड का मतलब जैसा मैंने भी बताया, सीसीपी, स्टेट बैंक और जितने भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो सारे इसको जो है वो रेगुलेट कर रहे हैं, और अच्छा रेगुलेटेड जो है सेक्टर है पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स का। सो अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो ऑब्वियसली स्टेप वन में आप जो है अपना फाइनेंशियल गोल और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वो सेट करते हैं। उसके बाद आप जो है म्यूचुअल फंड चूज़ करते हैं कि कौन सा आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को सूट करता है। फॉर एग्जांपल कि जी मेरा मकसद है कि मैंने 3 साल बाद गाड़ी चेंज करनी है, तो मुझे एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो है वो सूट करेगा जिसमें 3 साल के बाद मुझे एक इकट्ठी अमाउंट जो है, फॉर एग्जांपल आज मैं अगर 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 3 साल के बाद मुझे इकट्ठे 15 लाख या 20 लाख रुपए मिल जाए। तो ऐसे मैं फ़ंड में इन्वेस्ट करूँगा रेदर देन कि ऐसे फ़ंड में जो मुझे साथ साथ जो है वो पे ऑफ कर रहा है। अगर वो पे ऑफ करता रहेगा तो वो पैसे, एक ऑप्शन है कि मैं उसको वापस इन्वेस्ट करूँ, वो ऑब्वियसली मेरे अकाउंट में आएंगे। अकाउंट में आने के बाद फिर मैं एक दोबारा ट्रांजेक्शन करूँगा और म्यूचुअल फंड को दूंगा और म्यूचुअल फंड जो है उसको री इन्वेस्ट करेगा। रेदर देन कि मैं जो है वो 8-10 लाख रुपए दे दिए और जो भी पैसे जो उसका प्रॉफिट है वो सारे का सारा री इन्वेस्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। सो मैं ऐसा फ़ंड जो है वो चूज़ करूँगा। इसी तरह ऐसा हो सकता है कि आप कहें जी मुझे, मेरे पास ये 6 माह के लिए सिर्फ सब पैसे हैं, 3 माह के लिए पैसे हैं, मैं इसको क्या करूँ? तो आप सिर्फ 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, इवन आप 3 डेज़ के लिए भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। जब आपके पास पैसे हैं तो आप उसको इन्वेस्ट करें। हाँ, रिडीम करते हुए आपने ये देख लेना है कि ऐसा ना हो कि आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है, फॉर एग्जांपल आपको लाख रुपए पे 1000 बच जाए 3 दिन में, लेकिन आपको विड्रॉ करते हुए 1500 रुपये जो है वो चार्जेस की मद में पड़ जाए। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। अदरवाइज़ जो है आप इवन 3 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें आप इजीली ये जो है वो चीज़ें इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर आपने ये इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसमें आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। यूनिट्स मिलने का मतलब ये है म्यूचुअल फंड्स में कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक फ़ंड में हमने 1 लाख रुपया दिया, उस फ़ंड का टोटल साइज़ जो है वो 1 करोड़ रुपया है। तो हमें इसका मतलब है कि अगर 100 यूनिट्स हैं तो उसमें से 1 यूनिट हमें मिल जाएगा। ठीक है? और अगर किसी ने 5 लाख इन्वेस्ट किए तो उसे 5 यूनिट मिल जाएंगे। तो इस तरह जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको रिप्रेजेंट करती है यूनिट्स में। सो वो यूनिट जो हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो मिलते हैं, और फिर उसके बाद उसमें अगर प्रॉफिट ऐड होता जा रहा है तो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, या फिर अगर आपको वो पे ऑफ करते जा रहे हैं तो वो उसकी वैल्यू जो है वो वहीं पे रुकी रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद ये रिस्क की बात करें, रिस्क इन्वॉल्व विद इन्वेस्टिंग, इसमें रिस्क क्या हो सकता है? प्राइस फ्लक्चुएशन, लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, क्रेडिट रिस्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह प्राइस फ्लक्चुएशन, शेयर मार्केट है, अगर म्यूचुअल फंड ने भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसकी उसकी भी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर फ्लक्चुएशन आएगी, उसके भी शेयर्स की प्राइस ऊपर और नीचे जाएगी। सो वो भी प्रोन है प्राइस फ्लक्चुएशन का। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 5 करोड़ रुपया जो है वो आपने इन्वेस्ट किया है, और 5 करोड़ आज ही आप एकदम जाते हैं और जाके आप कहते हैं, मतलब अगर टोटल फंड वो 10 करोड़ रुपए का और आप 5 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया है तो 5 करोड़ आप लेने जाते हैं तो फ़ौरन आपको रिडीम करने में मसला आ सकता है। लेकिन नॉर्मली ये मैं 5 करोड़ की नहीं, ये 500 करोड़ की बात कर रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क जो है वो राइज हो सकता है। क्रेडिट रिस्क है, जिस तरह मैंने कहा कि अगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए, गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाए, इस तरह का रिस्क वो कहीं पे भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो वही यही रिस्क जो है वो म्यूचुअल फंड्स के साथ भी है। लेकिन आपको ये श्योरिटी होती है कि जी ये मेरे जो फंड्स हैं ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए मेरा रिस्क को मिनिमाइज़ करेंगे डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। मतलब वो कुछ शेयर्स मार्केट में लगाएंगे, कुछ बैंक्स में लगाएंगे। अगर एक से ज़्यादा बैंकों में अगर सारे के सारे बैंक में भी लगाने हैं तो वो डिफरेंट बैंक्स में लगाएंगे रेदर देन एक बैंक। ठीक है? और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जिस तरह मैंने बताया कि प्रोफेशनली जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। सो
आपके लिए कौन सा फ़ंड है जो राइट है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो उसके हिसाब से एक आपको फ़ंड मिल सकता है। बच्चे की एजुकेशन है जिसमें आप रिटायरमेंट है, जिस तरह आप अभी अभी 30 साल के हैं तो आप अब 30 साल के बाद का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको एक प्लान मिल जाएगा, एक म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। आप अपने 10 साल के बाद अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे चाह रहे हैं कि जी मुझे लाख रुपया 10 साल के बाद हर महीने 1 लाख रुपया मिलना चाहिए बच्चों की एजुकेशन के लिए, वो भी हो सकता है। बाइंग अ हाउस का मतलब ये है कि आप आज सोच रहे हैं कि जी मैं इन्वेस्टमेंट करूं और 5 साल के बाद मैं घर खरीद लूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से एक आपको प्लान मिल जाएगा। फिर रिटायरमेंट सेविंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा फंड जो इन्फ्लेशन से लिंक हो और आपको एक सिक्योरिटी हो कि भाईजान दूध अंडा चीनी की प्राइसेस जहाँ भी चली जाए, मैंने फॉर एग्जांपल अगर कहा है कि आज 1 लाख रुपए में मेरी जो 10 चीज़ें आती हैं उनकी सेम क्वांटिटी कल को 1.5 लाख में आ रही है, तो मुझे फ़ंड जो है वो 1.5 लाख रुपया देगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी रिक्वायरमेंट तो बेसिक नेसेसिटीज़ की तो कम नहीं हो सकती, वो तो वही रहनी है। तो मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए जिसमें मुझे सेविंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इस हिसाब से मिले कि मुझे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ना आए। तो ऐसे भी फंड्स हैं। फिर अर्निंग एडिशनल करंट इनकम का मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे मंथली एक्सपेंसेस जो है वो, मेरी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपये है और मेरे मंथली एक्सपेंसेस जो है 1,25,000 है, तो मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूँ जिससे मुझे 25,000 हर महीने आने लग जाए और जिसकी बेसिस पे मैं एक टेंशन फ्री हो जाऊँ कि मेरे बेसिक इन्वेस्टमेंट में बेसिक जो खर्चे हैं वो कैसे मिलेंगे। सो ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ओपन एंड फंड, मेजर जो टाइप्स हैं वो है ओपन एंड फंड और क्लोज एंड फंड। ओपन एंड फंड बेसिकली क्या होता है कि आप सॉर्ट ऑफ एक जिस तरह कहते हैं कि शेयर बाज़ार है, लिस्टेड कंपनीज हैं जिस तरह, उसी तरह ओपन एंड फंड हैं जिसमें आपको जिस वक्त भी आप चाहें आप जो है वो रिडीम कर सकते हैं अपने यूनिट्स। आप जो फंड मैनेजर है वो न्यू यूनिट्स इशू कर सकता है, आपसे रिडीम कर सकता है, आपको जिस वक्त भी पैसे चाहिए वो आपको वापस कर देगा और आपसे यूनिट जो है वो परचेज़ कर लेगा उस वक्त जो भी उसकी वैल्यू चल रही है। फॉर एग्जांपल आपने जिस वक्त यूनिट ख़रीदा उस वक्त 5,000 रुपये का था, आज वो 7,000 या 10,000 या 20,000 रुपये का, तो 20,000 के हिसाब से आपके 10 यूनिट पड़े हैं तो वो आपको 2 लाख रुपया जो है वो दे देगा जिस वक्त भी आप जो है वो चाहते हैं। क्लोज एंड फंड्स का मतलब ये है कि आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, अब 2 साल में आप ना तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ना आप शेयर जो है वो वापस ले सकते हैं और ना ही आप जो है वो मतलब यूनिट्स वापस ले सकते हैं और ना ही आपको एडिशनल यूनिट जो है वो मिलेंगे। तो इसमें जो है वो बेसिकली सिर्फ ये होता है कि वो आप जो यूनिट्स हैं वो मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में आप जैसा इंडिविजुअली तौर पे या फिर स्टॉक मार्केट में आप जो है वो सेल कर सकते हैं, लेकिन फ़ंड आपसे जो है वो यूनिट्स वापस नहीं लेगा और ना आपको जो है वो फर्दर इशू करेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं, अभी जिस तरह मैं कैटेगरीज़ की बात कर रहा था कि वो जिस तरह मैंने ओपन एंड और क्लोज एंड फंड की बात की, उसके बाद उसके अंदर जो है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए कि आपका मकसद क्या है प्रॉफिट का और कितना आप प्रॉफिट चाह रहे हैं और कितना रिस्क लेने को तैयार हैं, उसके हिसाब से मेजर ये 4 कैटेगरीज़ हैं। जिसमें मनी मार्केट है। मनी मार्केट का मतलब ये है कि ये फ़ंड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बैंक्स में और टी बिल्स में इन्वेस्ट करेगा, जहाँ से एक फ़िक्स रेट ऑफ रिटर्न आता है कि जी लाख रुपए पे 11% आ रहा है, 12% आ रहा है, 13% आ रहा है, वही रेट ऑफ रिटर्न आएगा। और यहाँ पे रिस्क जो है वो सबसे कम है। यहाँ पे रिस्क सिर्फ और सिर्फ बैंक के डिफ़ॉल्ट करने का है या फिर कोई जो है गवर्नमेंट खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर देती है, ऐसे सिनेरियो को सिर्फ इसमें मद्देनज़र रखा गया है, बाकी इसमें कोई भी रिस्क जो है वो नहीं है। और इन्वेस्टमेंट होराइज़न जो है इसका शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, वो आपकी डिपेंड करता है ज़रूरत के हिसाब से। इनकम फंड जो है वो बैंक्स के और टी बिल्स के अलावा टीएफसीज़ और स्कूप में जो है वो इन्वेस्ट करता है। टीएफसीज़ और स्कूप भी मोर और लेस जो है वो नियर टू फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है इसका, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है प्राइस की, जिसकी वजह से इसका रिस्क जो है वो मॉडरेट है और इन्वेस्टमेंट होराइज़न नॉर्मली 3 to 5 ईयर्स होता है। उसके बाद बैलेंस फ़ंड है। बैलेंस फ़ंड में क्या करते हैं कि आप कहते हैं जी मुझे तो यहाँ पे 10 मिल रहा है, यहाँ पे 11 मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे जो है ना वो 15 चाहिए। 15 चाहिए, ठीक है जी, 15 मिल जाएगा। आपके हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे शेयर्स में भी, ठीक है।
कुछ पैसे को, मतलब आपको 20% आपका, या आपका जो अगर 1 लाख रुपये आपने दिया है तो 20,000 रुपये आपके हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ से हमें अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलने की ज़रूरत है। और 80 रुपये हम समझे 11-12% पे करेंगे। इस 20 रुपये पे हमें अगर 25-30% प्रॉफिट मिल जाता है तो हमारा जो ओवरऑल 1 लाख रुपये पे रिफ़ंड है वो रिटर्न है, वो हमारा 18-19% पे भी जा सकता है। फिर आप कहते हैं नहीं जी मुझे 18-19 नहीं, मुझे तो 25 चाहिए। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे सारे के सारे पैसे जो है वो इक्विटीज़ में डाल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोजर है हमारा इक्विटीज़ में रहेगा, मतलब शेयर बाज़ार में रहेगा, रेदर देन बैंक्स, टी बिल्स या टीएफसी। बैंक और टी बिल्स में भी इन्वेस्ट करेंगे तो ज़रूरत के हिसाब से कि अभी मार्केट जो है वो नीचे जा रही है तो सारे के सारे हम इक्विटी में नहीं डाल देंगे, हम उसको कुछ पोर्शन जो है वो टी बिल्स और बैंक्स में रखेंगे ताकि हमें रेट ऑफ रिटर्न इंश्योर हो। सो ये चीज़ें, ये बेसिक क्राइटेरियाज़ हैं, बेसिक कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमेशा आपने अपना ऑब्जेक्टिव देखना है कि मकसद क्या है, आपको पैसे आज चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए, 1 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, आप कितना रेट रिटर्न चाह रहे हैं कि यार कितना प्रॉफिट मुझे आए महीने का, और आप जो है वो कितना रिस्क लेने को तैयार है अपने अमाउंट पे। उसके बाद हम चलते हैं, अब ये निज़ाम बैंक के म्यूचुअल फंड हैं, जिस तरह ये देखें तकरीबन ये कोई 23 फंड्स हैं जो निज़ाम बैंक जो है वो मैनेज कर रहा है। 15%, ठीक है जी, 4%, 12%। अब यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स ट्रैकर है, इक्विटी फंड है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वहाँ पे आपको ये 2.78 मिल रहा है, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही, तो 2.78% मिल रहा है। फिर उस पर आपको 13% मिल रहा है, 16% मिल रहा है, 18%, 19% भी मिल रहा है। निज़ाम सेल अकाउंट प्लान है इस्लामिक इनकम में, तो वहाँ पे आपको 19% भी मिल रहा है। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट आपके जो है वो फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपने रेट ऑफ रिटर्न को जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जो है वो म्यूचुअल फ़ंड में ज़रूर जाएँ। आप म्यूचुअल फ़ंड में जा भी सकते हैं। मैंने बेसिकली मोटा-मोटा आपको ओवरव्यू दिया है कि आप जो है वो म्यूचुअल फ़ंड के बारे में थोड़ा-सा समझ लें, और इस पे हम फर्दर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि हम उसको किस तरह लेके चलेंगे, और अगर क्या हमें खुद स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर हम म्यूचुअल फ़ंड को दें और म्यूचुअल फ़ंड आगे जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली इन फंड्स के में से कुछ फंड उठाएंगे और उन पे इंडिविजुअली बात करेंगे कि उनमें हमें क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स हैं, और किस तरह जो है वो उस पर हम पैसा कमा सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए जिस वक्त हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।